Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम PT 365 डिस्कस करेंगे, जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशेंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट PT 365। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हमने अपना पुराना टॉपिक एंड किया था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी PT 365 का। तो हेल्थ वाला सेक्शन हम पढ़ रहे थे, उसमें साथ ही साथ हम PYQs भी देखेंगे लास्ट में। हेल्थ वाला टॉपिक जब खत्म होगा तो उसके पहले हम जो टॉपिक्स कंटिन्यू कर रहे थे उसमें आते हैं। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। India has become the third country in Southeast Asia region after Nepal and Myanmar that eliminated ट्रैकोमा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस। तो इंडिया थर्ड कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज जो ट्रैकोमा है उसको एलिमिनेट कर दिया है। सबसे पहले किसने किया था? नेपाल ने, फिर म्यांमार ने और फिर अपन ने कर दिया। अब ट्रैकोमा होता है क्या? ये आई इन्फेक्टिंग डिसीज़ है कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद बैक्टीरिया। में किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। इट इज़ अ कंटेगियस डिसीज़, कंटेगियस है विच जो फैलता है कॉन्टैक्ट से, आइज़, नोज़ वगैरह से। एंड इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन कॉज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। तो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस हो सकती है यदि इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया तो। स्टेटस इन इंडिया, तो इंडिया में क्या है? इन 1971 ब्लाइंडनेस ड्यू टू ट्रैकोमा वॉज 5% एंड नाउ इट हैज़ कम डाउन टू लेस देन 1%। अभी लेस देन 1% हो गई है। अब अबाउट neglected tropical diseases. These are diverse group of conditions mainly prevalent in tropical areas. They are caused by a variety of pathogens including virus, bacteria, parasites, fungi and toxins. Referred to as neglected because they are almost absent from the global health agenda. क्योंकि ना मतलब कोई इस पर फोकस ही नहीं करता है, ग्लोबल हेल्थ एजेंडा से एकदम बाहर है, लो ग्लोबल फंडिंग है एंड एसोसिएटेड विद स्टिग्मा एंड सोशल एक्सक्लूजन. India has the world's largest absolute burden of at least 10 major 10 major neglected tropical diseases such as hookworm, dengue, lymphatic filariasis, etc. WHO certified India as free of Guinea worm disease and yaws. तो Guinea worm disease और yaws से इंडिया ऑलरेडी इस डिसीज़ को ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जेद्दा कमिटमेंट्स अडॉप्टेड एट 4th ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो जेद्दा कमिटमेंट्स अडॉप्ट हुए थे विथ रेफरेंस टू AMRs। अब इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल एक्शन टू कॉम्बैट AMR। ग्लोबल एक्शन टू कॉम्बैट AMR के लिए कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है और वन हेल्थ अप्रोच का यूज़ बताया गया है इसमें। कमिटमेंट्स एम टू ट्रांसलेट द पॉलिटिकल डिक्लेरेशंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हाई लेवल मीटिंग ऑन AMR इनटू प्रैक्टिकल कमिटमेंट्स फॉर अर्जेंट एक्शन। तो प्रैक्टिकल कमिटमेंट्स में कन्वर्ट करना है इसको। अब व्हाट इज AMR? AMR क्या है? AMR इज अ कंडीशन व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स। तो कौन कौन से? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड पैरासाइट्स चेंज इन वेज that render the medications used to cure the infections they cause ineffective. तो ये क्या होता है कि मतलब जब भी हम कोई ड्रग ले रहे होते हैं किसी डिसीज़ के अगेंस्ट, तो AMR होता है ना, तब वो ड्रग काम नहीं करती है। तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सुपर बग्स आर स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एंड फंजाई दैट आर रेजिस्टेंस टू मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड अदर मेडिकेशन। तो सुपर बग क्या होते हैं? वो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स जो एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक या एक लाइन ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए इनफेक्टिव होते हैं। अब मेजर फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू AMR, तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। तो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में क्या है? इंडस्ट्रियल वेस्ट फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फॉर एंटीबायोटिक्स। एग्रीकल्चर में क्या है? ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स फॉर ग्रोथ इन सेक्टर्स लाइक लाइफ स्टॉक और एक्वाकल्चर, उससे भी होता है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में क्या है? इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ अनयूज्ड मेडिकेशन, पेशेंट एक्सक्रीशन, ये सब में। उसके बाद पुअर वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है? लैंडफिल, लीचिएट, अनट्रीटेड वेस्ट वाटर एंड सीवेज एफ्लुएंट, इन सब कारणों से AMR होता है।
अब इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे। तो ग्लोबल लेवल पे क्या क्या लिए गए हैं, ग्लोबल एक्शन प्लान और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलियंस सिस्टम ग्लास बाय WHO। तो एक GAP है और GLASS है WHO का। फिर नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल कोलैबोरेशन अलग अलग कंट्री का। वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पे। ये ट्राइपार्टाइट कोलैबोरेशन है WHO का, FAO का और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। अब इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR 2017, फिर नेशनल AMR सर्विलेंस नेटवर्क ऑफ स्टेट मेडिकल कॉलेजेस लैब, फिर रेगुलेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स अंडर शेड्यूल H एंड H1। तो शेड्यूल H और H1 के अंदर एंटीबायोटिक्स का रेगुलेशन। एंटीबायोटिक्स आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल H एंड H1 ऑफ द ड्रग्स रूल्स 1945। अब क्या और अलग अलग ऑपरेशन भी आए हैं। तो ऑपरेशन अमृत AMR इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ बाय केरला, तो ये केरला ने लॉन्च किया है। इंडिया लॉन्च द फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन फॉर रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस, तो नेफिथ्रोमाइसिन लॉन्च किया है इंडिया ने। अब डायसबायोसिस क्या होता है, DYSBIOSIS, इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इज एसोसिएटेड विद डायसबायोसिस। तो इरेशनल यूज होगा किसका, एंटीबायोटिक्स का। अब डायसबायोसिस होता क्या है, रेफर्स टू एन इम्बैलेंस ऑफ माइक्रोबियल स्पीसीज, तो इम्बैलेंस होगा माइक्रोबियल स्पीसीज का, एंड रिडक्शन इन माइक्रोबियल डाइवर्सिटी विद इन सर्टेन बॉडीली माइक्रोबायोम्स। नेक्स्ट टॉपिक इज अदर डिसीजेज इन न्यूज़। उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एवियन इन्फ्लुएंजा। तो एवियन इन्फ्लुएंजा क्या है, एवियन इन्फ्लुएंजा से बहुत सारी डेथ हुई है, मोर देन 300 मिलियन बर्ड्स की डेथ हुई है। अब एवियन इन्फ्लुएंजा होता क्या है, रेफर्स टू अ डिसीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप A वायरस। इन्फ्लुएंजा A वायरसेज आर डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स बेस्ड ऑन 2 प्रोटीन्स, 2 प्रोटीन के हिसाब से डिवाइडेड होते हैं ऑन द सर्फेस ऑफ द वायरस, हीमाग्लूटेनिन एंड न्यूरामिनाडीज। ठीक है, H और N होता है, जैसे H1N1 बोलते हैं ना वैसे ही। H and N of influenza A virus possess antagonistic activities on interaction with sialic acid, which is the receptor for virus attachment। तो ये क्या होता है, ये रिसेप्टर होता है वायरस अटैचमेंट के लिए। There are 18 different H subtypes and 11 different N subtypes। तो 18 H types हैं और 11 N types हैं। In birds 16 H and 9 N subtypes have been identified। 2 additional subtypes H17 N10 and H18 N11 have been identified in bats। तो ये जो नए नए हैं ये बैट्स में आइडेंटिफाई किए गए हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या है, लो पैथोजेनिसिटी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, फिर हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, तो एक है H4N6 और एक है H5N1। ठीक है, फिर हम अगला पढ़ेंगे जीका वायरस। तो जीका वायरस में क्या है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ इशूड एन एडवाइजरी टू स्टेट गवर्नमेंट्स टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ जीका वायरस। तो जीका वायरस के रेफरेंस में अब पढ़ेंगे कि जीका वायरस होता क्या है। तो ये किसकी बाइट से, एडिस इजिप्टी मॉस्किटो की बाइट से ट्रांसमिट होता है। ये नॉन फैटल है बट एसोसिएटेड विद माइक्रोसिफेली। तो इसमें क्या होता है, माइक्रोसिफेली में जैसे नॉर्मल हेड साइज है तो हेड साइज छोटा रहता है। रिड्यूस्ड हेड साइज ऑफ बेबीज बॉर्न टू अफेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन। इट ऑल्सो ट्रिगर गुलियन बैरे सिंड्रोम, न्यूरोपैथी माइलिटिस, ये सब सिंड्रोम भी पैदा कर देता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, RT-PCR यूज़ किया जाता है इसके डिटेक्शन के लिए। अब RT-PCR इनएक्सपेंसिव टेक्निक है डिटरमाइन करने के लिए एक्सप्रेशन लेवल ऑफ टारगेट जीन्स। इसके लिए अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं आई है इसको प्रिवेंट करने के लिए, और ना ही कोई मेडिसिन है। अब नेक्स्ट है चांदीपुरा वायरस। WHO ने वार्न किया है अबाउट द करेंट चांदीपुरा वायरस इन्फेक्शन इन इंडिया विच इज़ लार्जेस्ट इन 20 ईयर्स। अब चांदीपुरा वायरस क्या है, ये RNA वायरस है बिलोंगिंग टू रैप्डोविरिडे फैमिली। इट इज़ नोन टू आउटब्रेक्स ऑफ एक्यूट एनसीफिलाइटिस सिंड्रोम इन वेस्टर्न, सेंट्रल एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। ट्रांसमिशन किससे होता है, सैंड फ्लाइज से होता है, मॉस्किटोज से होता है और टिक्स से होता है। फीवर, वॉमिटिंग, लूज मोशन और हेडेक इसके सिम्टम है। और नो वैक्सीन एंटी रेट्रोवियल ट्रीटमेंट और वैक्सीन एक्सेसिबल फॉर ट्रीटमेंट, मतलब इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अब आते हैं हम फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स क्या होते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोहिबिटेड द मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन। तो इन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने प्रोहिबिट कर दिया है 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन को। अभी ऐसी मेडिसिन होती कौन कौन सी है मतलब इसका मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू प्रोडक्ट्स कंटेनिंग 2 और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। तो 2 या और ज़्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को एक प्रॉपर रेशियो में, जैसे A:B का फिक्स रेशियो उसमें करेंगे। रेफर टू एज कॉकटेल ड्रग्स, इनको क्या बोलते हैं, कॉकटेल ड्रग्स भी बोलते हैं। यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर इंडिकेशन एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1947। तो इस रूल्स के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट इज द बायोलॉजिकली एक्टिव कंपोनेंट ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट, टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्टेबल दैट प्रोड्यूसेस द इंटेंडेड इफेक्ट्स। ठीक है
As per the Drugs and Cosmetics Act 1940, FDCs are considered new drugs and the CDSCO issues approval. तो ये FDCs क्या है, न्यू ड्रग्स कंसिडर करते हैं और CDSCO इशू करता है अप्रूवल. मोस्टली FDCs आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ कफ, कोल्ड, फीवर प्रिपरेशंस, एंटीमाइक्रोबियल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. ठीक है. अब आते हैं हम रेशनल फॉर यूजेज ऑफ FDCs. Enhanced efficacy and reduces pill burden, more affordable than purchasing individual medication separately. They have a pharmacokinetic absorption, distribution, metabolism and excretion of drugs by body advantage. इसलिए हम क्या करते हैं, FDCs को यूज़ करते हैं. लेकिन इनके साथ कुछ इश्यूज़ भी हैं, जैसे लैक ऑफ इंडिविजुअल डोज फ्लेक्सिबिलिटी. Easy access to such unapproved and banned FDC creates a potentially hazardous situation for public health. और दूसरा इंक्रीज रिस्क ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ठीक है. अब रेगुलेशन, ड्रग रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. CDSCO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज द प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर. तो ये प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए. ये क्या करता है, रेगुलेट करता है क्वालिटी को, सेफ्टी को, एफिकेसी ऑफ ड्रग्स को, मेडिकल डिवाइस एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को इन द कंट्री अंडर द प्रोविजन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945. अब स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइसेंसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स, सर्विलियंस ओवर सेल ऑफ सस्पिशियस स्पूरियस ड्रग्स. तो इस चीज़ को मैनेज करता है. अब स्टैट्यूटरी बॉडीज, DCA 1940 प्रोवाइड्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ड्रग कंसल्टेटिव कमिटी एक्सेट्रा. अब इसी में एक नई बॉडी पढ़ना है हमको, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी. ये क्या होती है? इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1997 और एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है फॉर द प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स. मिनिस्ट्री क्या है, अटैच्ड मिनिस्ट्री है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. अब देखो इसको ना मिनिस्ट्री कैसे याद रख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, कि ना फार्मास्यूटिकल में क्या होता है, फार्मास्यूटिकल बनती है केमिकल से, मतलब बेसिकली ड्रग्स आर केमिकल्स ना, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल के अंदर आएगा, हेल्थ के अंदर नहीं. It fixes or revises prices of controlled bulk drug and formulations. Enforces drugs prices control order 2013. अब जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. फर्स्ट ह्यूमन रेसिपेंट ऑफ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग किडनी ट्रांसप्लांट डाइड. तो अभी पिग किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो वो अभी जो फर्स्ट मतलब पिग की किडनी को ट्रांसप्लांट किए थे एक ह्यूमन में, तो वो इंसान की अभी डेथ हो गई है. अब जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, इन्वॉल्व्स ट्रांसप्लांटेशन, इम्प्लांटेशन और इन्फ्यूजन ऑफ लाइव नॉन ह्यूमन एनिमल सेल. तो नॉन ह्यूमन एनिमल सेल का टिश्यू और ऑर्गन्स इनटू द ह्यूमन रेसिपेंट. प्रोसेस क्या होता है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, CRISPR-Cas9 को, टू एलिमिनेट स्पेसिफिक पिग जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग शुगर्स ट्रिगरिंग इम्यून रिस्पॉन्सेस. इट इंट्रोड्यूसेस स्पेसिफिक ह्यूमन जीन्स टू एनहांस ऑर्गन, किडनी, हार्ट कंपैटिबिलिटी विथ ह्यूमंस. तो अलग अलग स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसके अलग अलग कंपैटिबिलिटी हो सके. अब बेनिफिट्स क्या है जेनो ट्रांसप्लांटेशन के, अल्टरनेटिव सप्लाई ऑफ ऑर्गन्स टू दोज विथ लाइफ थ्रेटनिंग डिसीजेस, रिड्यूस द शॉर्टेज ऑफ ट्रांसप्लांटेबल ऑर्गन्स. तो जो शॉर्टेज है ट्रांसप्लांटेबल ऑर्गन का उसको भी कम कर देगा, क्योंकि दूसरे जानवर या जो भी अपने बेस्ट रिजेम्बलेंस है ना उनके थ्रू ट्रांसफ़र हो पाएगा. अब कंसर्न क्या है, हाई ऑर्गन रिजेक्शन रेट, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम एन एनिमल ऑर्गन. यदि एनिमल में पहले से कोई इन्फेक्शन है तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है, और ऑर्गन रिजेक्शन रेट भी ज़्यादा हो सकता है, और एनिमल वेलफेयर का कंसर्न है. फिर वाई आर पिग्स ऑफन चूजन फॉर जेनो ट्रांसप्लांटेशन. पिग को क्यों चूज़ करते हैं, पिग्स ऑर्गन साइज, फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून सिस्टम आर सिमिलर टू दोज ऑफ ह्यूमन बींग्स. वेराइटीज ऑफ पिग ब्रीड्स आर फार्म्ड, providing an opportunity to harvest organs to be matched with specific needs of human recipient. तो एकदम अपने नियरेस्ट रिजेम्बलेंस मतलब किस साइज़ में, ऑर्गन साइज़ वगैरह के रेफरेंस में होते हैं, और अलग अलग वेराइटी की ब्रीडिंग भी हो रही है. अब नेक्स्ट है जो बॉक्स में लिखा हुआ है, अबाउट फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इन इंडिया. Transplantation of human organs and tissues Act 1994 is the primary law governing transplants in the country. तो कौन सा लॉ है, Transplantation of Human Organs and Tissues Act. It provides a 3-tier regulatory structure, NOTTO at the national level and similar organizations at regional and state level. अब एलिजिबिलिटी क्या है ऑर्गन डोनेशन के लिए, मोस्ट ऑर्गन डोनेशन इज डिटरमाइंड बाय द डोनर्स फिजिकल कंडीशन नॉट एज. तो डोनर के फिजिकल कंडीशन से डिटरमाइन होती है, एज से नहीं. बोथ लिविंग मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज एंड डिसीज्ड कैन डोनेट ऑर्गन्स. मतलब जो मर गया है, जिसकी डेथ हो गई है, वो भी कर सकता है, और जो लिविंग है मतलब कम से कम 18 साल का लेकिन होना चाहिए. कंसेंट फ्रॉम फैमिली इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गन डोनेशन फ्रॉम द डेड.
ठीक है, मतलब यदि कोई डेड हो गया है, ऑर्गन डोनेशन करना है उसका, तो फैमिली से कंसल्टेशन ज़रूरी है, कंसेंट ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज ट्रांस फैट एलिमिनेशन। WHO has published the fifth milestone report on progress towards global trans fat elimination, covering the period from 2018 to 2023. अब अबाउट ट्रांस फैट के बारे में देखेंगे। ट्रांस फैट्स आर अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स दैट हैव बीन पार्शियली सेचुरेटेड विथ हाइड्रोजन। ये क्या है, अनसेचुरेटेड है, लेकिन किस सेंस में अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स है, लेकिन पार्शियली सेचुरेट हो चुकी है हाइड्रोजन से। जैसे सी है, फिर मान लो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है, तो पार्शियली सेचुरेट हो चुकी है। बेस्ड ऑन सोर्सेज देयर कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल कैसे होंगे, इनको रूमिनेंट ट्रांस फैट्स भी बोलते हैं, एज दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज इन मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। दे आर नॉट जनरली कंसिडर्ड हार्मफुल, ये जनरली हार्मफुल नहीं कंसिडर किए जाते। आर्टिफिशियल के लिए क्या है, ऑल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट्स, एज दे आर फॉर्म्ड इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट एड्स हाइड्रोजन टू वेजिटेबल ऑयल। तो हाइड्रोजन ऐड करते हैं अपन वेजिटेबल ऑयल में, कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू अ सॉलिड, एंड तो इससे क्या होता है, इस प्रोसेस में जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, and resulting in partially hydrogenated oil. On an average, trans fat concentrations in partially hydrogenated oil are 25 to 45%. अब ये मेनली किस में यूज़ किया जाता है, प्रोसेस्ड फूड में, एंड हैज़ नो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स। इसकी कोई भी न्यूट्रिशनल बेनिफिट नहीं है। अब और कौन कौन से टाइप के फैट्स होते हैं, अनसेचुरेटेड फैट्स और सेचुरेटेड फैट्स। तो अनसेचुरेटेड नट्स में, एवोकेडोज में, वेजिटेबल्स में मिलते हैं, इनकी कम कैलोरीज होती है। सेचुरेटेड में क्या होता है, मोस्टली इन एनिमल प्रोडक्ट्स, और एक्सेसिव कंजम्पशन इज अनहेल्दी। अब स्टेप्स टेकन टू रेगुलेट ट्रांस फैट, तो इंडिया में और ग्लोबल लेवल पे। इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव टेकन बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई। तो इसने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, ट्रांस फैट फ्री लोगो, वॉलेंट्री लेबलिंग टू प्रमोट ट्रांस फैट फ्री प्रोडक्ट्स। In 2021, the amount of TFA in oils and fats was capped at 3% for 2021 and 2% for 2022. तो जो इसने फसाई ने क्या बोला था कि 3% रखेंगे 2021 के लिए और 2% रखेंगे 2022 तक। और क्या क्या मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, ईट राइट मूवमेंट, हार्ट अटैक रिवाइंड मूवमेंट, जो मास मीडिया कैंपेन था। रिवाइज डाइटरी गाइडलाइंस बाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आया था। अब ग्लोबल लेवल पे क्या है, रिप्लेस एक्शन है, फ्रेमवर्क बाय WHO ट्रांस फैट एलिमिनेशन के लिए, और WHO वैलिडेशन प्रोग्राम है फॉर ट्रांस फैट एलिमिनेशन टू फर्दर ड्राइव पॉलिसी प्रोग्रेस। तो WHO वैलिडेशन प्रोग्राम भी है, ठीक है। अब रिलेटेड न्यूज़ में आते हैं, तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होता है। In a study, it has been found that regular use of fish oil supplements might be a risk factor for atrial fibrillation and irregular and often very rapid heart rhythm. तो क्या बोल रहा है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है ना, तो उसमें बोल रहा है फिश ऑयल का जो रेगुलर सप्लीमेंट है ना, उससे स्ट्रोक वगैरह आ सकता है। फिश ऑयल इज रिच इन 2 इंपॉर्टेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कॉल्ड EPA एंड DHA। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड की पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स है। पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स आर फैट मॉलिक्यूल्स दैट हैव मोर देन 1 अनसेचुरेटेड कार्बन बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल। मतलब एक होता है मूफा बोलते हैं जिसको, मोनो अनसेचुरेटेड फैट, और एक होता है पूफा जिसको पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम EPA एंड DHA, ALA अनदर ओमेगा 3 फैटी एसिड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो एक और जो फैटी एसिड है वो प्लांट से ऑब्टेन होता है। दीज आर एसेंशियल फैट्स ह्यूमन बॉडी इज अनेबल टू मेक ऑन इट्स ओन। की सोर्सेज क्या क्या है, नट्स एंड सीड्स सच एज फ्लैक्स सीड, प्लांट ऑयल सच एज फ्लैक्स सीड ऑयल एंड सी फूड। अब बेनिफिट्स क्या है, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है बॉडी में, लोअर्स बॉडी ट्राइग्लिसराइड, बॉडी के ट्राइग्लिसराइड को भी कम कर देता है, एक टाइप का जो फैट लेवल है, फैट है, ठीक है। अब ये, अब मेरे को लगता है आपको ये समझ आया होगा। ट्रांसफैट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड हेल्थ वाले सेगमेंट में। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लाइकेमिक इंडेक्स। तो ग्लाइकेमिक इंडेक्स क्या होता है, रिसेंट स्टडी हैज़ रिवील्ड द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लाइकेमिक इंडेक्स इन फूड टू द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज। तो ग्लाइकेमिक इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा रिस्क होगी टाइप 2 डायबिटीज़ की और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज की। तो इसके बीच में लिंक समझा रहा है। तो अब ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता क्या है, मेजर्स हाउ क्विकली अ कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड रेजेस ब्लड शुगर लेवल। तो जो कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड है वो कितने जल्दी ब्लड शुगर लेवल को रेज करता है आफ्टर इट इज़ कंज्यूम्ड, ठीक है। द इंडेक्स रैंक्स द कार्बोहाइड्रेट रिच फूड ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100। तो 0 to 100 के स्केल में इसको रैंक करता है बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू रेज ब्लड शुगर लेवल एज कम्पेयर टू प्योर ग्लूकोज, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को लेवल रेंज लाता है 0 से 100 के बीच में। अब क्या क्या फैक्टर्स है जो ग्लाइकेमिक इंडेक्स को इफेक्ट करते हैं, तो पहला है इंटरनल फैक्टर, उसमें आता है एमाइलोज, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब। अब कुछ होता है एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कुकिंग, प्रोसेसिंग, रेट्रोग्रेडेशन, सोकिंग और जर्मिनेशन, ठीक है।
ये सब भी होता है एक्सटर्नल फैक्टर। अब ग्लाइकेमिक लोड क्या होता है? यूजेस ग्लाइकेमिक इंडेक्स एंड अमाउंट ऑफ टोटल कार्बोहाइड्रेट्स इन अ सर्विंग ऑफ अ स्पेसिफिक फूड। तो एक स्पेसिफिक फूड की सर्विंग में इसको यूज़ किया जाता है टू एस्टिमेट हाउ क्विकली एंड हाउ मच ब्लड शुगर विल राइज आफ्टर इट्स कंजम्पशन। तो ब्लड शुगर कितना बढ़ेगा वो चेक करने के लिए। अब ग्लाइकेमिक इंडेक्स हाई है मतलब 70 से ज़्यादा है, तो किस में होता है? वीट में, राइस में, पोटैटो में, वाइट ब्रेड में। मीडियम ऑरेंज जूस में, हनी में और होल मील ब्रेड में। लो किस में रहता है? फ्रूट्स में, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल जैसे कैरेट, स्पिनच, टोमेटो, होल ग्रेन्स और लेग्यूम्स। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज A1 एंड A2 मिल्क। The next topic is A1 and A2 milk. Recently, FSSAI withdrew its direction to food business operators to not market their milk and milk products in the name of A1 and A2. तो FSSAI ने कुछ गाइडलाइंस लाई हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए कि A1 और A2 के नाम पे मार्केटिंग नहीं करना है। अब क्लासिफिकेशन क्या है A1 और A2 का? A1 एंड A2 आर जेनेटिक वेरिएंट्स ऑफ बीटा कैसिन प्रोटीन। तो बीटा कैसिन प्रोटीन के ये वेरिएंट्स है। केसिन क्या होता है? 90% ऑफ द मिल्क प्रोटीन होता है, इज वन ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाउंड इन मिल्क. The other one is V protein, WHEY, V protein. Differentiation in both is linked to the difference in the structure of amino acid sequence. तो amino acid के sequence में ना कुछ difference होता है, उसके हिसाब से इसमें differentiation होता है A1 और A2 में. A1 evolved from A2 through natural mutation. तो A1 A2 जो evolution है वो natural mutation से हुआ है. Mutation is the change in DNA sequence of an organism. रेगुलर मिल्क कंटेन्स बोथ A1 एंड A2 बीटा कैसिन. तो A1 और A2 बीटा कैसिन रहता है रेगुलर मिल्क में, वाइल A2 मिल्क इज़ यूनिक इन दैट इट कंटेन्स ओनली द A2 वेरिएंट. तो A2 मिल्क क्या है? यूनिक रहता है क्योंकि उसमें सिर्फ ओनली द A2 वेरिएंट रहता है. स्टडीज बाय द नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज हैज़ कन्फर्म्ड दैट इंडिजीनियस काउज एंड बफेलोज प्रोड्यूस A2 मिल्क. इंडिजीनियस काउज और बफेलोज में A2 मिल्क होता है, ये कन्फर्म किया गया है. अब कंपैरिजन देखते हैं A1 और A2 मिल्क में. तो A1 मिल्क में क्या है? हायर फैट कंटेंट और कैलोरी अमाउंट है. A2 मिल्क में क्या है? हायर प्रोटीन कंटेंट है. अब इसमें क्या है? कंटेन्स हिस्टाडीन, मतलब A1 में हिस्टाडीन होता है एसेंशियल एमिनो एसिड, और हिस्टाडीन इज यूज्ड बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस हिस्टामाइन. एज पर द स्टडीज A1 मिल्क कैनॉट बी डाइजेस्टेड वेल बाय सम पीपल एंड A2 इज अ बेटर अल्टरनेटिव फॉर देम. तो कोई लोग ना A1 डाइजेस्ट नहीं कर पाते अच्छे से, तो उनके लिए A2 बेटर ऑप्शन होता है. अब इसमें क्या है? कंटेन्स प्रोलीन, अ नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड. इट इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कोलाजेन एंड इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट्स एंड टेंडम्स. तो जॉइंट्स एंड टेंडम्स के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है. अब सोर्स फाउंड प्रीडोमिनेंटली इन काउ ब्रीड्स दैट ओरिजिनेटेड इन नदर्न यूरोप. एग्जाम्पल है होल्स्टीन, फ्राइसीन, ब्रिटिश स्टॉनहॉर्न, ये सब में. अब इसमें प्रेजेंट इन मिल्क फ्रॉम ब्रीड्स नेटिव टू चैनल आइलैंड्स एंड सदर्न फ्रांस इंक्लूडिंग जर्सी, कैरोलिसिस और अदर काउस. अब इसमें रिलेटेड कॉन्सेप्ट में अपन को पढ़ना है कि हिस्टामाइन क्या होता है. प्लेज अ की रोल इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटो इम्यून कंडीशंस, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन एंड हेमेटोपोसिस. दे कैन बी रिलीज्ड इन अवर बॉडी ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स. फैक्टर्स रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट विद एलर्जेंस, स्नेक वेमन, ये सब. और अदर फैक्टर्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल इंजरी. अब एंटीहिस्टामाइंस आर द ड्रग्स दैट एक्ट टू ट्रीट हिस्टामाइन मेडिकेटेड कंडीशंस. तो ये एंटीहिस्टामाइन ड्रग्स होती हैं. अब नेक्स्ट टॉपिक, आई होप ये समझ आया होगा आपको A1 और A2 मिल्क क्या होता है. फिर नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें हम MRI के बारे में पढ़ेंगे. तो ये न्यूज़ में क्यों है? ECULT, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, स्कैन्स द फर्स्ट इमेजेस ऑफ ह्यूमन ब्रेन. तो अभी ह्यूमन ब्रेन की फर्स्ट इमेजेस आई हैं, ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्नोलॉजी से. मोस्ट पावरफुल मतलब बहुत अच्छे तरीके से हुआ है. अब इससे इस ECULT के बारे में पढ़ेंगे. रीडिफाइन कर सकता है अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एनाटॉमी ऑफ ब्रेन, की ब्रेन कैसे फंक्शन करता है. इट वुड ऑल्सो शेड लाइट ऑन डिसीजेज लाइक एल्जाइमर डिसीज और फिजियोलॉजिकल कंडीशंस लाइक डिप्रेशन और सीजोफ्रेनिया, ये सब भी बता सकता है, ठीक है. अब MRI टेक्नोलॉजी होती क्या है, इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और वर्किंग पढ़ेंगे. एक नॉन इन्वेजिव मेडिकल इमेजिंग टेस्ट है दैट प्रोड्यूस करता है डिटेल्ड इमेजेस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी इंटरनल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी. वर्किंग क्या है? यूजेस लार्ज मैग्नेट्स एंड रेडियो वेव्स. तो लार्ज मैग्नेट को यूज़ करता है और रेडियो वेव यूज़ करता है. नो आयनाइजिंग रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड. कोई भी आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं होती है, अनलाइक एक्सरे. मतलब एक्सरे में आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोड्यूस होती है. अब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वर्क विथ रेडियो वेव्स एंड हाइड्रोजन एटम्स इन द बॉडी टू क्रिएट क्रॉस सेक्शनल इमेजेस. तो क्रॉस सेक्शनल इमेजेस प्रोड्यूस होती है जिस भी पार्ट की आपको MRI करना पड़ता है. तो इस केस में ब्रेन की.
अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? इमेजेस प्रोड्यूस्ड बाय एन MRI स्कैन कैन शो ऑर्गन्स, बोन्स, मसल्स एंड ब्लड वेसल्स। तो ये सब चीज़ें वो शो कर सकती है। अब MRI इज़ वाइडली यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग फॉर ब्रेन डिसऑर्डर्स, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज एंड कैंसर। तो इन सब चीज़ों में यूज़ हो सकता है। ये समझ आया MRI क्या है? बेसिकली ना इसमें देखो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन सी रेज यूज़ हो सकती है और आयनाइजिंग रेडिएशन होती है कि नहीं। तो इसमें मैग्नेटिक वो यूज़ होता है, मतलब ऐसे रेडियो वेव्स वगैरह यूज़ नहीं होती है, और आयनाइजिंग रेडिएशन भी नहीं होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज रेडिएशन थेरेपी फैसिलिटी। दिल्लीज लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ओपन्स अ रेडिएशन थेरेपी फैसिलिटी। वहाँ पे रेडिएशन थेरेपी फैसिलिटी स्टार्ट हो रही है। अब ये होती क्या है? बेसिकली इसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। ये टाइप एक कैंसर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है in which cancerous cells are killed by exposing them to ionizing radiations such as X-rays, gamma rays, high energy electrons और heavy particles। तो ये आयनाइजिंग रेडिएशंस वगैरह होती है, उससे कैंसरस सेल्स मर जाते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है? हाईली इफेक्टिव एंड वेल स्टैब्लिश ट्रीटमेंट है ब्रेन के लिए, ब्रेस्ट के लिए, हेड एंड नेक, सर्वाइवल कैंसर, इन सब चीज़ों के लिए, वाइल मिनिमाइजिंग द डैमेज टू हेल्दी टिश्यूज फ्रॉम फिक्स डोज हाई डोजेज ऑफ रेडिएशन। पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं रेडियोथेरेपी के? फेटिग आता है, नौसिया होता है, हेयर लॉस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। अब इसी में रेडिएशन थेरेपी में अपन पढ़ते हैं प्रोटॉन थेरेपी। तो प्रोटॉन थेरेपी क्या होता है? इज एन एडवांस्ड एंड हाईली प्रिसाइज रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर कैंसरस सेल्स। तो हाईली प्रिसाइज रेडिएशन ट्रीटमेंट है कैंसरस सेल्स के लिए। ठीक है। अब कंपैरिजन करना है ट्रेडिशनल रेडियोथेरेपी का और प्रोटॉन थेरेपी का। तो ट्रेडिशनल रेडियोथेरेपी में अपन देखते हैं रिस्क ऑफ डैमेजिंग नियर बाय हेल्दी सेल्स तो लो है, प्रोटॉन थेरेपी भी इसमें और ज़्यादा लो। एप्लीकेबिलिटी क्या है? नॉट सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट नियर सेंसिटिव ऑर्गन्स लाइक आइज, ब्रेन और स्पाइन। और सुटेबल प्रोटॉन वाला कहाँ पे सुटेबल है? ट्रीटमेंट नियर सेंसिटिव ऑर्गन्स लाइक आइज, ब्रेन वगैरह। कॉस्ट क्या है? ये वाला जो ये ट्रेडिशनल रेडिएशन थेरेपी है वो लेस एक्सपेंसिव है, और प्रोटॉन थेरेपी है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके? मोस्ट सीवियर है, अफेक्टिंग डे टू डे एक्टिविटीज़। यहाँ पे लेस सीवियर है एंड डू नॉट इंटरफेयर विद नॉर्मल फंक्शनिंग। ठीक है। अब हम यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया ये रेडिएशन थेरेपी फैसिलिटी। अब हम अगला देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है? वैक्सीन्स इन न्यूज़। तो कौन कौन सी वैक्सीन के बारे में हमको पढ़ना है अभी। तो वैक्सीन, सबसे पहले वैक्सीन्स का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। NCERT कॉर्नर में जो मतलब NCERT के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मेजर टाइप ऑफ वैक्सीन कौन कौन सी है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड और डेड वैक्सीन्स, और ए सेल्यूलर और सब यूनिट वैक्सीन। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है? कंटेन्ड वीकेंड लाइव पैथोजेंस फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरस। एग्जाम्पल मीजल्स, मम्स और रुबेला वैक्सीन। जो MMR वैक्सीन होती है ना, तो लाइव एटेन्यूएटेड मतलब उसको वीक कर दे रहे हैं। ठीक है। लाइव रहती है लेकिन वीकेंड रहती है। अब इनएक्टिवेटेड और डेड में क्या रहता है? डीएक्टिवेटेड लाइव पैथोजेंस, मतलब डीएक्टिवेट कर देते हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। और डेड भी मतलब डेड हो जाती है वो। और जैसे एग्जाम्पल था कोवैक्सीन। अब ए सेल्यूलर और सब यूनिट वैक्सीन में क्या होता है? कंटेन पॉलीसैचराइड्स और प्रोटीन्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस। तो पॉलीसैचराइड्स कंटेन करती हैं। अब टाइप्स ऑफ सब यूनिट वैक्सीन में एक टॉक्साइड वैक्सीन आती है, कॉन्जुगेट वैक्सीन आती है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आती है और DNA RNA वैक्सीन आती है। टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होती है? यूजेस इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स टू टारगेट द टॉक्सिक एक्टिविटी क्रिएटेड बाय बैक्टीरिया रेदर देन टारगेटिंग द बैक्टीरिया इटसेल्फ। तो एग्जाम्पल है डाइफ्थेरिया वैक्सीन। कॉन्जुगेट वैक्सीन में क्या होता है? यूजेस टू स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ अ पैथोजेन टू एनहांस द इम्यून रिस्पॉन्स। एग्जाम्पल ज़ाइवेक TCV एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड टाइफॉइड वैक्सीन। ठीक है। फिर रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में क्या होता है? स्मॉल पीस ऑफ DNA फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियम और वायरस इज यूज्ड। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस B वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन एंड कोविशील्ड, ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है। अब DNA और RNA वैक्सीन में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल यूज़ होता है, क्योंकि DNA RNA खुद जेनेटिक मटेरियल है, तो उसी से नाम आया है। DNA या RNA यूज़ करते हैं फ्रॉम द पैथोजेनेटिक बैक्टीरिया और वायरस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ह्यूमन सेल। एग्जाम्पल HIV वैक्सीन। तो हमने बेसिक पढ़ लिया कि वैक्सीन्स का बेसिक क्या होता है। अब अगला पढ़ेंगे हम mRNA वैक्सीन। लेकिन हम जो mRNA वैक्सीन और अलग अलग टाइप के वैक्सीन्स पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की वैक्सीन्स और इससे रिलेटेड PYQs देखेंगे। ठीक है। तब तक आप लोग ये सब चीज़ें रिवाइज करिए और अच्छे से जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको याद कर लिए। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।